नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 23 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 32 से संबंधित। दूसरे नंबर पर हिंदू का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, क्या इकोनॉमिक ओपननेस से इंडिया को नुकसान हुआ है या फिर फायदा हुआ है। इसी थीम पर आधारित हमने एक और आर्टिकल डिस्कस किया था पिछले हफ्ते, लेकिन आज इस आर्टिकल में नए पॉइंट्स निकल के आएंगे तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, हिमालयाज में वाटर बॉम्ब से संबंधित। और ये जो आर्टिकल है इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। हाफिज सईद जो कि आतंकी संगठन का सरगना है, इनको सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तान की एक कोर्ट के द्वारा टेरर फंडिंग से संबंधित मामले में। तो आर्टिकल में कहा जाता है, देखो अगर इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पर लगता है तो पाकिस्तान एक्शन लेता है। अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, तो शायद उसी के मद्देनज़र पाकिस्तान की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो इसलिए पाकिस्तान पर लगातार प्रेशर बनाया जाना जरूरी है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू आर्टिकल 32 से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। आर्टिकल 32 संविधान का, इसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो इस आर्टिकल के तहत वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस वायलेशन के अगेंस्ट 5 रिट्स इशू की जा सकती हैं। कौन कौन सी ये 5 रिट्स हैं? सबसे पहले हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जाती हैं। देखो, वैसे ये रिट्स हाई कोर्ट के द्वारा भी इशू की जा सकती हैं, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं आर्टिकल 32 के तहत, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फिलहाल आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत ये जो 5 रिट्स इशू की जा सकती हैं, ये कौन कौन सी हैं और इनका मतलब क्या है। हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है पर्सनल लिबर्टी से संबंधित केसेस में। हेबियस कॉर्पस का सिंपल मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वैसे देखो, आपको पता है अगर पुलिस किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पुलिस ने इंडिविजुअल को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, तो वो इंडिविजुअल आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस रिट इशू कर देती है। मतलब इसका यह है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है पुलिस को कि प्रोड्यूस द बॉडी। जिस इंडिविजुअल को आपने गिरफ्तार किया है उसको हमारे पास लेके आइए और रीजन बताइए कि क्यों आपने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है उस पर्सन को। तो ये मतलब होता है हेबियस कॉर्पस का। पर्सनल लिबर्टी से संबंधित केसेस में ये इशू की जाती है। जैसे और एग्जाम्पल देता हूं, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारे लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय काफ़ी सारी पिटीशंस फाइल की गई थी हेबियस कॉर्पस से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट को बोला गया था कि जो लीडर्स को डिटेन किया गया है वो गलत है, वो इलीगल है, आप रिट इशू कीजिए हेबियस कॉर्पस, मतलब पुलिस से पूछिए कि क्यों गिरफ्तार किया गया है और रिहा किया जाए लीडर्स को जिनको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट रिट होती है मैंडेमस। मैंडेमस में क्या होता है, पब्लिक ऑफिशियल्स को डायरेक्शंस दी जाती हैं कोर्ट के द्वारा कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के बारे में आपने सुना होगा। रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर अगर 2 स्टेट्स के बीच में विवाद होता है और तो स्टेट जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये रिक्वेस्ट लेके कि पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है, आप एक ट्रिब्यूनल को गठित कीजिए ताकि रिवर के पानी के बंटवारे को सुलझाया जा सके। तो 1 साल के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल का गठन करना होता है। यह है इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करती है, 1 साल के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल का गठन करना होता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं गठन करती है ट्रिब्यूनल का, इवन किसी स्टेट के रिक्वेस्ट करने पर भी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिट इशू करके कि भाई आपका काम है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको ट्रिब्यूनल का गठन करना है, तो आप कीजिए ना, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए आप। नेक्स्ट रिट है कोवरेंटो।
अगर ये रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है तो इसका मतलब ये होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप वारंट शो कीजिए, किस वारंट से आप पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए जो रिटायरमेंट एज है वो है 60, लेकिन उस पोस्ट पर किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है जिसकी एज है 62, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू कर सकती है कि भाई आप वारंट शो कीजिए, कौन से वारंट से आप इस पोस्ट पर हो, क्योंकि इस पोस्ट के लिए रिटायरमेंट एज तो है 60 और आपकी है 62। तो इस रिट को इशू करके फिर सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है उस पर्सन को उस पोस्ट से। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। इसमें देखो डायरेक्शंस दी जाती हैं जुडिशियल या फिर कैसी जुडिशियल अथॉरिटीज को कि आप प्रोसीडिंग को रोक दीजिए, क्योंकि आपकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है इस इशू पर प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने की। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, जैसे बिहार में शराबबंदी है तो इसे भी प्रोहिबिशन कह दिया जाता है, शराब बैन है। नेक्स्ट है सर्टिओररी। इसका मतलब ये होता है किसी जुडिशियल को ऐसी जुडिशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा कोई ऑर्डर इशू किया गया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा री एग्जामिन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत ये 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जा सकती हैं। आर्टिकल 32 देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी फंडामेंटल है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इससे बड़ा राइट क्या होगा आप बताइए। तो ये राइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्या हाई कोर्ट के द्वारा भी ये रिट्स इशू की जा सकती हैं। बिल्कुल की जा सकती हैं, और वैसे हाई कोर्ट की पावर इन रिट्स को इशू करने में वैसे सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तब वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिट्स इशू की जा सकती हैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पर। जबकि दूसरी तरफ हाई कोर्ट ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पर बल्कि दूसरे मामलों में भी ये 5 रिट्स इशू कर सकती है। तो फिर हाई कोर्ट की पावर ज्यादा हुई ना, हाई कोर्ट के पास स्कोप ज्यादा है इन रिट्स को इशू करने का, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास स्कोप सिर्फ इतना है कि फंडामेंटल राइट वायलेट होने से संबंधित केस है ना, तभी ये 5 रिट्स इशू की जा सकती हैं, अदरवाइज नहीं। अब आपके मन में देखो एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि अगर फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर कोई इंडिविजुअल हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, दोनों कोर्ट्स जो हैं रिट्स इशू कर सकती हैं फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। तो क्या इंडिविजुअल की मर्जी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए या फिर हाई कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट सीधा एंटरटेन करती है अगर फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर कोई इंडिविजुअल सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है हाई कोर्ट से पहले? क्या सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशंस को एंटरटेन करती है या फिर नहीं करती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें बोल देती है कि पहले आप हाई कोर्ट जाओ? देखो यही पूरा इशू है इस आर्टिकल का। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने हाल ही में ये ऑब्जर्व किया एक केस में, हम चाहते हैं कि आर्टिकल 32 से संबंधित कम पिटीशंस हमारे पास आएं। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो पिटिशनर पहले हाई कोर्ट में जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आएं। मैं फिर से बोलता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान ये बोला, हम चाहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि आर्टिकल 32 से संबंधित पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कम आए। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो पिटिशनर पहले जाए हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी पावर है आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट्स को इशू करने की। अब इसी चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है, संविधान में जब यह प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 32 के तहत कि फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर पर्सन सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो आप कैसे उनकी पिटीशंस को डिस्करेज कर सकते हो? वैसे तो देखो एक बात आपको बताऊं, अगर फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर कोई पिटीशनर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसे नुकसान है। बल्कि नुकसान कैसे है? नुकसान ऐसे है, हाई कोर्ट ने पिटिशनर के अगेंस्ट भी अगर वर्डिक्ट दिया तो अपील फाइल करने का एक मौका तो पिटिशनर के पास फिर भी है ना, कि वो हाई कोर्ट में अपील रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है।
लेकिन सीधा वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट कोर्ट है जैसा आपको पता है। अब देखो एक और इशू ये है, हाईकोर्ट की ना अलग अलग बेंचेस की राय अलग अलग है। अर्नब गोस्वामी का जो केस था उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का जो अधिकार है आर्टिकल 32 में, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है और कोई भी इंडिविजुअल इसको अवेल कर सकता है और उसे उसके फंडामेंटल राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। केस क्या था? केस ये था कि महाराष्ट्र की असेंबली ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस जारी किया था अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट, और इस नोटिस के अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। जब अर्नब गोस्वामी ने ऐसा किया तो महाराष्ट्र असेंबली के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने अर्नब गोस्वामी को लेटर लिखा और कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस के अगेंस्ट। तो फिर इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया असिस्टेंट सेक्रेटरी के अगेंस्ट और कहा, अरे भाई आप ये क्यों पूछ रहे हो कि अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया? क्योंकि आर्टिकल 32 में अधिकार है किसी भी इंडिविजुअल को सुप्रीम कोर्ट आने का और ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, इसे आप वंचित नहीं रख सकते, किसी भी इंडिविजुअल को इससे वंचित आप नहीं रख सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक तरफ देखो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती है और दूसरी बेंच क्या बोलती है। जर्नलिस्ट सिद्दीकी कापन का केस था, इस केस में क्या चल रहा है उसको आप छोड़िए, सिर्फ आर्टिकल 32 पे फोकस कीजिए। जर्नलिस्ट सिद्दीकी कापन की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है और मुझे यूपी पुलिस के द्वारा इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप हमारे पास क्यों आए? फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हुआ है तो आप सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकते थे ना। इसके अलावा एक और केस है, नागपुर बेस्ड एक बिजनेसमैन है, इनको अरेस्ट किया गया 3 केसेस में। आरोप इन पर यह है कि इन्होंने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट कुछ अपमानजनक शब्द कहे। तो केस गया सुप्रीम कोर्ट में इस अरेस्ट के अगेंस्ट। इसी बेंच ने जिसने सिद्दीकी कापन के केस में यह बोला था कि पहले आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट की सेम बेंच ने पिटिशनर को पहले हाई कोर्ट में जाने के लिए बोला। तो एसेंस क्या निकलता है? एसेंस ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस के जो विचार हैं वो अलग अलग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक स्वर में बोलना चाहिए इश्यूज को लेके। एक बेंच बोलती है कि आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में आता है तो ये उसका अधिकार है, अपने आप में फंडामेंटल राइट है। दूसरी बेंच ये बोलती है कि हम चाहते हैं कि आर्टिकल 32 से संबंधित कम केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में, पिटिशनर फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर पहले हाई कोर्ट में जाएं। तो ये पूरा इश्यू हमने डिस्कस किया आर्टिकल 32 से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी की ओपननेस के फायदे नुकसान से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 नवंबर को एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था 1990-91 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ी, इसकी आउटकम इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्वेश्चन उठता है क्यों? इसके जवाब में एस जयशंकर कहते हैं, एक तो देखो इकोनॉमी को ओपन करने के बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जैसे ही हमने हमारे देश की इकोनॉमी को ओपन किया 1990-91 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, काफ़ी सारे देशों के साथ हमारा ट्रेड बढ़ा, इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आई। तो एस जयशंकर के अनुसार दूसरे देशों के सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट की बाढ़ आ गई हमारे देश में और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कंपटीशन में बाहर हो गई और फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट हमारे देश में बिकने लगे जो कि सब्सिडाइज्ड थे। तो मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसके अलावा एस जयशंकर का यह भी कहना है, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी उससे एम्प्लॉयमेंट चैलेंज क्रिएट हो गया, हम इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो ये सारे पॉइंट्स दिए गए एस जयशंकर के द्वारा। लेकिन देखो आज राइटर जो हैं वो इन सब पॉइंट्स को एनालाइज करती हैं। क्या वास्तव में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इकोनॉमी को ओपन करने के बाद हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी उससे क्या इंडिया को नुकसान हुआ? इस बात को एनालाइज किया जाता है राइटर के द्वारा और एक
पेपर जो पब्लिश किया गया था सौमित्रो चटर्जी और अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, जिसका नाम है इंडियाज इनवर्ड टर्न, इज इट वारंटेड, विल इट वर्क। इस पेपर से काफी सारे पॉइंट्स राइटर के द्वारा लिए जाते हैं। सबसे पहले राइटर ये कहती हैं, देखो एक बात तो मिनिस्टर भी एक्नॉलेज करते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी, लेकिन डिफरेंसेस इस बात को लेके हैं, क्या वो बढ़ी हुई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया के लिए नुकसानदायक साबित हुई? राइटर का मानना है नहीं, क्योंकि देखो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, उसमें एक्सपोर्ट का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। 95 से लेकर 2018 के बीच इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ थी 13.4% थी। टॉप 50 एक्सपोर्टर्स में इंडिया की परफॉर्मेंस थर्ड बेस्ट थी। मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा इकोनॉमी के ओपन होने के बाद। इवन वर्ल्ड की जो एवरेज थी एक्सपोर्ट की ग्रोथ में, उस वर्ल्ड की एवरेज से इंडिया की एक्सपोर्ट एवरेज की ग्रोथ रेट डबल थी। चाइना से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे था इंडिया। चाइना का एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट था 15% और इंडिया का था 13.4%। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ 1995 से लेकर 2018 के बीच, और इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रॉ मटेरियल का है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स का है जिनको प्रोसेस करने में ज़्यादा जॉब्स जनरेट नहीं होती। लेकिन एनालाइज करने के बाद राइटर कहती हैं, देखो 1995 से लेकर 2018 के बीच जो मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर का एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित एक्सपोर्ट, उसमें भी इजाफा हुआ है एवरेज तौर पर 12.1%। मैं फिर से बोलता हूं, राइटर के अनुसार 1995 से लेकर 2018 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित एक्सपोर्ट में एवरेज तौर पर हर साल 12.1% का ग्रोथ रेट देखने को मिला। और इंडिया की परफॉर्मेंस देखो इस मामले में तीसरी सबसे बेस्ट थी। सिर्फ चाइना और वियतनाम का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ रेट थी वो ज़्यादा थी इंडिया से, अदरवाइज इंडिया की परफॉर्मेंस थर्ड बेस्ट थी। तो क्वेश्चन देखो ये उठता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ रेट अच्छी खासी है, तो इसका मतलब जॉब्स तो जनरेट हुई है ना एक्सपोर्ट की वजह से। इसके बाद मिनिस्टर ये कहते हैं कि इकोनॉमी के ओपन होने के बाद हमने जो ये ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए हैं ना विभिन्न देशों के साथ, इससे इंडिया अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया है। अभी वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 1.7%, जबकि वियतनाम जो एक छोटा सा देश है, वियतनाम का टोटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है 1.75%। मतलब इंडिया अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया है। प्रोग्रेस तो हुई है इंडिया के एक्सपोर्ट में, लेकिन काफ़ी लिमिटेड है। इसके जवाब में राइटर ये कहती हैं, हाँ मिनिस्टर की ये बात सच है, बट पिछले कुछ सालों में सरकार ने कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट एक लेवल के बाद नहीं बढ़ पाया है बल्कि कम हुआ है। वो गलतियां क्या हैं? सबसे पहली चीज, स्ट्रॉन्ग रूपी अप्रोच। शुरुआत के सालों में, अब तो देखो एनडीए को आए 6 साल पूरे हो गए हैं, 6 से भी ज़्यादा। शुरुआत के सालों में एनडीए गवर्नमेंट की अप्रोच थी कि रुपी को डॉलर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग रखा जाए। इससे एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ। क्यों? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए पहला केस में एक पेंसिल की कीमत है 1 रुपये, 1 रुपये में एक पेंसिल आती है, और $1 = 60 रुपये। अब यूएसए की कोई कंपनी इंडिया से पेंसिल इंपोर्ट करती है, तो $1 में वो कितनी पेंसिल इंपोर्ट कर पाएगी? 60, क्योंकि 1 रुपये में एक पेंसिल आती है और $1 की अभी कीमत है 60 रुपीज़, तो $1 में 60 पेंसिल्स यूएसए की कंपनी इंपोर्ट कर पाएगी। अब दूसरे केस में मानिए कि $1 की कीमत है 70 रुपये, तो फिर अमेरिका की वही कंपनी कितनी पेंसिल इंपोर्ट कर पाएगी? 70, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू है वो मजबूत हुई है रुपये के मुकाबले में। पहले $1 = 60 रुपये और दूसरे केस में $1 = 70 रुपये। इस एग्जाम्पल का सिंपल मतलब ये है, अगर रुपये कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले में तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, और अगर रुपये मजबूत होता है डॉलर के मुकाबले में तो इसका असर हमारे एक्सपोर्ट पर देखने को मिलता है। इसीलिए तो चाइना अपनी करेंसी को बार बार डीवैल्यूएट करता है डॉलर के मुकाबले में, ताकि एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके। लेकिन सिर्फ एक रीज़न नहीं है कि सरकार ने रुपये को स्ट्रॉन्ग रखा
और भी रीजन्स हैं। जैसे इंडिया में देखो लॉजिस्टिक सेक्टर काफ़ी कमज़ोर है। लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। इंडिया में अगर किसी कंपनी को माल पहुंचाना होता है यूएसए में, बहुत टाइम भी लगता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, इसलिए इंडियन कंपनीज का जो एक्सपोर्ट है वो लेस कम्पिटिटिव हो जाता है एज कंपेरिजन टू चाइना या फिर वियतनाम की कंपनीज। कंप्लायंस हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप इन प्रोविजंस को फुलफिल कीजिए, ये टैक्स भरिए, आपको ये करना है, ये ऐसा कंप्लायंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो बिजनेस करना रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा बिजनेस करना आसान नहीं है। वैसे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारा स्थान काफ़ी इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में, बट ग्राउंड रियलिटीज़ इतनी चेंज नहीं हुई हैं। वैसे भी ये इंडेक्स इंडिया की 2 सिटीज़ के डेटा के आधार पर पब्लिश किया जाता है, और इसके साथ साथ क्रिटिसिज्म ये भी था, आपको याद होगा एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसके आधार पर ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, ना कि ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन है ये देखकर। इसके अलावा इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा कुछ रॉन्ग डूइंग की गई। रॉन्ग डूइंग मतलब कुछ गलत काम किया गया, माल प्रैक्टिसेस को अपनाया गया, जिसकी वजह से इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो रेपुटेशन है वो खराब हुई है। तो आप इन सब रीजंस का दोष ट्रेड एग्रीमेंट्स को नहीं दे सकते, ऐसा राइटर बोलती हैं। इसके अलावा और कुछ रीजंस, जैसे कि देखो यूपीए सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें पॉलिसी पैरालिसिस काफ़ी देखने को मिला, करप्शन के काफ़ी सारे स्कैंडल्स देखने को मिले, बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिला, एनपीए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, और एनडीए की गवर्नमेंट के दौरान डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी का सही ढंग से इम्प्लीमेंट ना होना, इन रीजंस की वजह से हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो प्रभावित हुआ। समझ गए ना? पहले जो हमने रीजंस डिस्कस किए थे, लॉजिस्टिक्स, कॉम्प्लायंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारे देश के एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ा, और ये जो रीजंस हैं इनकी वजह से हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित हुआ। राइटर का पॉइंट ये है कि आप इकोनॉमी की ओपननेस को या फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स को दोष नहीं दे सकते। ये सब रीजंस एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल हैं लेस एक्सपोर्ट के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम ग्रोथ रेट के लिए। लास्ट में ये कहा जाता है, देखो बल्कि ना सिर्फ जिस पेपर की हमने शुरुआत में बात की, बल्कि दूसरे इकोनॉमिस्ट के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद अगर देश की इकोनॉमी को रिकवर करना है तो ट्रेड में ओपननेस लाना होगा। 2008 के बाद, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके बाद चाइना ने 140 बिलियन डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट था अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में वो छोड़ दिया, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, जैसे अपैरल सेक्टर, क्लोथिंग सेक्टर, लेदर सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर। बट इंडिया उस समय फ़ायदा नहीं उठा सका था। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन देशों ने फ़ायदा उठाया। आज देखो अपने पोटेंशियल से 60 बिलियन डॉलर्स का लो स्किल एक्सपोर्ट जो है वो अपने पोटेंशियल से इंडिया कम कर रहा है। मतलब जिन रीजंस की, जिन प्रॉब्लम्स की हमने बात की, उनको अगर एड्रेस कर दिया जाए तो लो स्किल एक्सपोर्ट में इंडिया 60 बिलियन डॉलर्स का इजाफा कर सकता है। कंक्लूजन में इस डिबेट की बात की जाती है। एक तरफ है ट्रेड ओपननेस जो कि आई एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, और उससे पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 1990-91 से पहले तो विभिन्न सरकारों का फोकस ये था ना कि इंपोर्ट कम से कम किया जाए, जो कुछ चाहिए देश में ही प्रोड्यूस किया जाए। तो इन दोनों इश्यूज के बीच जो डिबेट चल रही है, राइटर के अनुसार आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या फर्क आया 1990-91 के बाद। ना सिर्फ 1990-91 के बाद हमारे देश की इकोनॉमी में ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई, बल्कि हाई क्वालिटी के सुपीरियर प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हुए। अदरवाइज तो देखो 1990-91 में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बिकते थे इंडिया की मार्केट में जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इंपोर्ट चूंकि काफ़ी कम होता था इसलिए घटिया ही प्रोडक्ट कस्टमर के लिए अवेलेबल होते थे। इवन राइटर एक इस बात पे फोकस करती है लास्ट में कि देखो ग्लोबलाइजेशन का कितना फ़ायदा हुआ है, वो तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोविड-19 की वैक्सीन का काम विभिन्न देशों में चल रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन है इसलिए इंडिया भी उस वैक्सीन को एक्सेस कर पाएगा कहीं पर भी वो वैक्सीन अगर मैन्युफैक्चर होती है। तो मिनिस्टर का ये कहना कि ट्रेड ओपननेस खराब है इंडिया के लिए, ग्लोबलाइजेशन खराब है, ये गलत है, और टाइमिंग तो ज़्यादा ही गलत है, क्योंकि कोविड-19 के बाद तो बल्कि ज़्यादा ट्रेड ओपननेस की आवश्यकता है वेरियस इकोनॉमिस्ट के अनुसार। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हिमालयास में वाटर बॉम्ब से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से
आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ तो दोनों के देशों की तरफ से, खास करके चाइना की तरफ से, बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को तेज कर दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग एक्टिविटीज़ को तेज कर दिया गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइना की तरफ से वो रिवर्स जो इंडिया में भी आती हैं, जिनका ओरिजिन चाइना में है, उन पर डैम्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा काज ऑफ कंसर्न है। मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र, जिसको चाइना में यारलंग के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर चाइना के द्वारा काफ़ी सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं, जिससे इंडिया में भी लोगों का जो जनजीवन है, लाइवलीहुड है, वो प्रभावित हो सकता है। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर की हम बात करें, ये एक सदाबहार रिवर है। हर साल 2 बाढ़ आती हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में, एक तो हिमालयाज में बर्फ के पिघलने से और दूसरा मानसून सीजन में। लेकिन पिछले कुछ समय में बाढ़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो तेज हो गई है क्लाइमेट चेंज के कारण, जो कि लोकल पॉपुलेशन के लिए एक बड़ा काज ऑफ कंसर्न है। उनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाती है बार बार बाढ़ आने की वजह से। रिवर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, काफ़ी लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण भी ब्रह्मपुत्र रिवर अपना जो कोर्स है वो समय समय पर चेंज करती रहती है, यानी रास्ता चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से भी बाढ़ आती है। अगर हम चाइना की टोपोग्राफी के बारे में बात करें, चाइना में देखो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन चाइना में रहती है और टोटल वाटर रिसोर्स चाइना में है 7%। काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना में आया है पिछले कुछ सालों में, इसलिए पोल्यूशन भी काफ़ी बड़ा है। जो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। देखो चाइना की स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो चाइना के नॉर्दर्न रीजन में इतना ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज नहीं है, जबकि साउदर्न रीजन में काफ़ी वाटर रिसोर्सेज हैं। तो चाइना की एक प्लानिंग ये है, साउदर्न रीजन में जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा बहुत डाइवर्ट किया जाए नॉर्दर्न रीजन में, ताकि वहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आए। और इसके कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इवन जो चाइना अभी डैम बना रहा है, इसको भी चाइना की इसी एम्बिशन से जोड़कर देखा जा रहा है कि चाइना अपने उन रीजन्स में पानी पहुंचाना चाहता है कैनल्स की सहायता से जहां पे पानी कम है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर जो मैकोंग रिवर है, ओरिजिन चाइना में है, लेकिन ये रिवर काफ़ी सारे देशों की लाइफलाइन है, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। चाइना मैकोंग रिवर को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से इन देशों में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, जिनके लिए ये रिवर एक लाइफलाइन है। जैसे देखो गंगा रिवर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से मैकोंग रिवर इन देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन अगर चाइना इन रिवर्स का, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, मैकोंग रिवर हो, इनका रास्ता रोकता है, ब्लॉक करता है पानी को, तो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और ये रिवर्स फिर और ज़्यादा तेज़ी से अपने रास्ते को चेंज करेंगी लोअर रिपेरियन स्टेट्स में, जैसे ये देश, और ब्रह्मपुत्र के संदर्भ में देखें तो इंडिया और बांग्लादेश। दूसरी तरफ इंडिया की बात करें, वैसे तो देखो इंडिया भी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। गर्मियों में आप देख सकते हो ना सिर्फ अर्बन एरियाज में बल्कि दूसरे इलाकों में भी पानी की कमी देखने को मिलती है। चाइना की तरह इंडिया में भी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17% हिस्सा इंडिया में रहता है, सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज इंडिया में है। इंडिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा गैंजेटिक प्लेन्स में रहता है। इसके अलावा साउदर्न रीजन में और वेस्टर्न रीजन में भी गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हार्श और ड्राई होती हैं, और इवन ईस्टर्न कोस्ट पर भी पानी जो बारिश है वो काफ़ी स्केर्स रहती हैं, कम रहती हैं, और कभी होती है कभी नहीं होती है। जैसे चाइना काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है अपने साउदर्न रीजन से पानी को नॉर्दर्न रीजन में ले जाने को लेके, इंडिया में भी एक प्रोजेक्ट है रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट, कैनल्स की सहायता से जोड़ना नॉर्दर्न रीजन को साउदर्न रीजन से। नॉर्दर्न रीजन में पानी ज़्यादा होता है तो उस पानी को नहरों की सहायता से साउदर्न रीजन में ले जाया जाए। ये इंडिया की भी एक एम्बिशियस परियोजना है। देखो राइटर ये बोलते हैं चाहे वो चाइना का प्रोजेक्ट हो या फिर इंडिया का प्रोजेक्ट हो, दोनों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। कैसे? जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर का एग्जाम्पल दिया जाता है। मान लीजिए ये जो सांगपो रिवर है या फिर यारलंग रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है चाइना में, अगर डैम बनाया जाता है या फिर पानी के बहाव को रोका जाता है तो इंडिया पर क्या असर होगा? एक तो देखो डैम अगर बनाया जाएगा,
ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर चाइना में, तो सिल्ट रुक जाएगा। सिल्ट मतलब ऐसी मिट्टी जो नदी बहा कर लाती है और जिससे भूमि उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, ये मिट्टी फिर नहीं आ पाएगी इंडिया के रीजन्स में और सोइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर का जो रीजन है ये देखो वर्ल्ड का मोस्ट इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में से एक है। इसको वर्ल्ड के 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स में से एक माना गया है। फ्लोरा एंड फोना काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इस रीजन में आता है और 35 मेमेलियन जो स्पीसीज हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, 35 में से 15 तो ऐसी हैं जो आयुष्मान की रेड लिस्ट के अनुसार थ्रेटेंड कैटेगरी में आती हैं। गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन का होम भी ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो ये सब नुकसान होगा अगर चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डैम बनाता है। इवन देखो हिमालयस का ये जो रीजन है अर्थक्वेक प्रोन भी है, अर्थक्वेक यहाँ पे आ सकता है। नेपाल में भूकंप आया था 2015 में, काफ़ी सारे जो डैम्स हैं वो बह गए थे। तो डैम्स अगर बनाए जाते हैं इस रीजन में जहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो भूकंप आने पर ये सारे डैम्स बह जाएंगे और जनता को काफ़ी नुकसान होगा। इवन देखो चाइना के द्वारा जो डैम्स बनाए जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, उनका साइज तो इतना बड़ा है कि पानी भी कम आएगा ब्रह्मपुत्र रिवर के लोअर रिपेरियन स्टेट्स में, मतलब इंडिया में और बांग्लादेश में। तो लोअर रिपेरियन स्टेट्स में जो लोग हैं यानी इंडिया और बांग्लादेश के जो लोग हैं ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन में, उनका लाइवलीहुड प्रभावित हो सकता है। और देखो इसके अलावा अगर ये सारे डैम्स बनाए जाते हैं तो इनको एज ए वेपन्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे 2017 में, यहाँ पे 2018 लिखा हुआ है, मतलब लंबा चला था डोकलाम स्टैंड ऑफ, तो उस समय चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर संबंधित पानी का डेटा इंडिया से शेयर करना बंद कर दिया था। तो राइटर कहते हैं आगे जाके देखो जितने ज़्यादा डैम आप बनाओगे इनको एज ए वेपन इस्तेमाल करने की जो टेंडेंसी है वो बरकरार रहेगी। कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि सॉल्यूशन ये है कि आप छोटे छोटे चेक डैम्स बना सकते हो इन रिवर्स के ऊपर, या फिर रेन कैप्चरिंग लेक्स बना सकते हो, अदरवाइज दूसरे ट्रेडिशनल तरीके आप बना सकते हो ताकि इकोलॉजिकली बैलेंस जो है वो भी बना रहे और जो आपका मकसद है, पानी को आप सहेज के रखना चाहते हो, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो, अपनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करना चाहते हो, वो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर सकते हो। तो ये तरीके अगर अपनाए जाएंगे तो हिमालयाज़ में जो वाटर बॉम्ब है इसको फटने से रोका जा सकता है, ये राइटर का मानना है। तो ये थी हमारी पूरी डिस्कशन। 3 इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।